सोना चांदी फिर से सुर्खियों में है। लेकिन सवाल यह है कि तेजी असली है या सिर्फ जाल। क्या आप गोल्ड सिल्वर धमाल मचाने वाले हैं या निवेशक फंसने वाले हैं? अंतरराष्ट्रीय संकेत, डॉलर इंडेक्स, ब्याज दरों की चाल और जियोपॉलिटिकल टेंशन, हर फैक्टर इस वक्त कीमती धातुओं को नई दिशा दे सकता है। इस पर बात करेंगे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और रिसर्च हेड अंकित कपूर से। मैं हूं कमल शर्मा। अंकित जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। जी नमस्कार सर। और जी आपको नमस्कार। सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अंकित जी, आपको भी नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, आपकी टीम को भी हार्दिक शुभकामनाएं नए वर्ष 2026 की। अंकित जी, 2025 का अंत आते आते गोल्ड सिल्वर को जोरदार झटके लगे, उसकी वजह क्या रही? देखिए, ये एक माहौल होता है जहां पे टग ऑफ वॉर वाली सिचुएशन होती है। बायर सोचता है कि अभी और तेजी करनी है, सेलर सोचता है कि बहुत तेजी हो गई है तो कुछ ना कुछ करेक्शंस आने चाहिए। अभी हमने सिल्वर के अंदर अनएक्सपेक्टेड तेजी देखी है। $22 $20 चलता था आज से 150 से 2 साल पहले, और वहां पे आज हम देख रहे हैं कि $75 $80 को क्रॉस करते हुए नजर आया। चाइना सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले रहा है इसमें, क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी में सबसे पहले तो एक चीज रही है कि सिल्वर का डेफिसिट देखने को मिल रहा है। 40% तक हमको वर्ल्ड के अंदर हमें कमी देखने को मिली है। सिल्वर प्राइसेस इसके कारण तो बड़े बड़े हैं, उसके बाद इसको क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर डाला गया अमेरिका की तरफ से। अब क्रिटिकल मिनरल्स की नेक्स्ट रिपोर्ट 15 जनवरी के आसपास आएगी, जो 232 रिपोर्ट होती है, आर्टिकल 232। वो जब निकल के आएगा उसके बाद आगे की सिचुएशन क्लियर होगी। लेकिन ये जो पिछले 4-5 दिनों की वॉलिटिलिटी है, अमेरिकी बाजार यहाँ पे बंद हो गए हैं, अब बहुत ज्यादा यहाँ पे करेक्शंस देखने को नहीं मिल रहे हैं। ग्लोबल सेंटिमेंट्स अभी भी जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं वो बने हुए हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस आप मान के चलिए खत्म होने वाले नहीं है। हमने कई बार एक ही चीज बोली है कि घर के झगड़े जब इतनी जल्दी सॉल्व नहीं हो जाते हैं तो ये तो इंटरनेशनल मुद्दे हैं, इतनी जल्दी सॉल्व होने नहीं वाले हैं। तो 2026 में भी यही चीज कहानी रहेगी, जिस वजह से इस समय जो प्रॉफिट बुकिंग ईयर एंड की वजह से, और अभी जो टेंशन है कि चाइना 1 तारीख से क्या स्ट्रैटेजी लाता है, किस किस कंट्री को किस रेशो में सिल्वर प्रोवाइड करता है, तो बहुत सारे टेंशन, बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से वॉलिटिलिटी हमको देखने को मिली है। और ये आने वाले टाइम में आपको वॉलिटिलिटी बढ़ती हुई नजर आएगी, कम होती हुई नजर नहीं आएगी। कि इस तरह के मूवमेंट से ट्रेडर को क्या सबक लेना चाहिए, और निवेशक भी क्या ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग करते रहें या पोजिशनल होल्ड उन्हें बनाए रखना चाहिए अपना? सब प्रॉफिट बुकिंग एक ऐसी चीज है जो टाइम फ्रेम के हिसाब से डिसाइड होती है। अगर किसी को लग रहा है कि मैं 3x 4x अगर मुझे मिल रहा है, मतलब मैंने जो निवेश करा था उसका 3 टाइम्स मिल गया है, डबल मिल गया है, और मैं सेटिस्फाई हूं। प्रॉफिट बुकिंग सेटिस्फेक्शन लेवल एक बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि यहां पे अगर मैं बात करूं तो करेक्शन डेफिनेटली 2,55,000 से करेक्ट होता हुआ 2,22,000 आया। लेकिन यहां पे इंटरनेशनल मार्केट में और इंडियन मार्केट में एक सबसे बड़ा जो पहलू रहा है वो है इंपोर्ट ड्यूटी का। तो यहां पे एक रिमोट चल रहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी सरकार बढ़ा सकती है, जिसकी वजह से हमने 6% से लेकर 9% तक प्रीमियम सिल्वर के अंदर देखी है। इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर के अंदर गिरावट देखने को मिली, लेकिन एमसीएक्स में देखने को नहीं मिली, जिसका सबसे बड़ा कारण था कि यही प्रीमियम में कन्वर्ट हो गया, जो एक र्यूमर आ रहा है इंपोर्ट ड्यूटी का। तो ऐसे टाइम पे आपको यहां पे जिसको प्रॉफिट बुक करना है, किसी ने 90,000 में चांदी खरीदी है, किसी ने 40,000 में खरीदी है, उसको एक डिसेंट प्रॉफिट मिल रहा है, तो उनको डेफिनेटली बुक करना चाहिए। और आपने बोला कि ऐसे माहौल में कैसे सतर्क रहें, तो देखिए, अगर आपने 90,000 में आपको चांदी अच्छी नहीं लग रही थी, 1.5 लाख में आपको चांदी अच्छी नहीं लग रही थी, तो डेफिनेटली 2.5 लाख में भी आपको अच्छी नहीं लगनी चाहिए कि ये 3.5 लाख हो जाएगी। र्यूमर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें कंडीशंस होती हैं। 31 तारीख के पहले का जो कंडीशंस थी वो अलग थी। अब यहां से नई कंडीशंस बनेंगी जब 2026 का साल शुरू होगा, डील्स निकल के आएंगी, किस तरह से टैरिफ डील इंडिया के साथ होती है, रशिया वाला मैटर किस तरह से सुलझता है कि नहीं सुलझता है। अभी एक रिसेंटली एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट एलन मस्क ने दिया कि ये जो सिल्वर के ऊपर रोक लगाने की कोशिश करी जा रही है वो गलत है। क्यों? क्योंकि एक इंडस्ट्रियल मेटल है, और इस तरह के इंडस्ट्रियल मेटल पे रोक लगाना सही बात नहीं है। और मैं भी मानता हूं कि इंडस्ट्रियल मेटल है, लेकिन हर कंट्री को अपने सेव करने की भी मतलब जो प्रायोरिटी होती है वो बिल्कुल होनी चाहिए, कि मेरे पास में कितना माल है, मैं आगे एक्सपोर्ट करूं नहीं करूं, इसकी इजाजत उन्हें डेफिनेटली होती है। तो आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। लेकिन सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल है, बहुत ज्यादा अगर महंगी हो गई तो भी उसको कोई खरीदेगा नहीं और उसका सब्स्टिट्यूट निकल के आएगा। तो जिनको प्रॉफिट बुकिंग करनी है वो करते हुए चले, उनको अगर डिसेंट प्रॉफिट मिल रहा है बुक करते हुए चले। अगली कोई भी कमोडिटीज है उसके अंदर निवेश के मौके अगर मिलते हैं, वहां पे निवेश करने के मौके ढूंढ।
अंकित जी, अभी देखिए 2026 की शुरुआत हुई है। हालांकि इंटरनेशनल प्लेयर्स मंगलवार बुधवार से मार्केट में आएंगे। तो जो पहला क्वार्टर होता है, हर साल हमने देखा कि पहला जो क्वार्टर होता है किसी भी नए वर्ष का, वो गोल्ड सिल्वर की चाल तय कर देता लगभग लगभग। लास्ट ईयर भी हमने देखा 2025 में जनवरी से जो तेजी का माहौल गोल्ड में बना, फिर सिल्वर में हुआ। तो 2026 की पहली क्वार्टर के कौन कौन सी ऐसे इवेंट होंगे या कौन से ऐसे डेटा हो सकते हैं कि जिस पर हर बुलियन ट्रेडर को पैनी नजर रखनी पड़ेगी? बिल्कुल, यहां से सबसे पहला तो जो डेटा है वो आर्टिकल 232, वो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि वो आर्टिकल ऐसा है जो क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर अगली गाइडलाइंस वो अमेरिका की तरफ से निकल के आएगी। उसके बाद फेड का इंटरेस्ट रेट, अब वो कितना कट करते हैं, फेड चेयरमैन जो पॉवेल हैं वो रिप्लेस होते हैं कि नहीं होते हैं, और वो अगर होते हैं तो उनकी जगह जो सेकेंडरी आएंगे वो इंटरेस्ट रेट को लेके किस तरह की बातें करते हैं। देखिए, टैरिफ लगाने से अमेरिका को फायदा हुआ है, मैं ये मना नहीं करूंगा फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि जो उनका डेट है 37 ट्रिलियन डॉलर से जो 38 ट्रिलियन डॉलर हुआ है, अगर वो डेट टैरिफ नहीं लगाते तो शायद ये डेट 39 और 40 ट्रिलियन डॉलर की तरफ बढ़ सकता था। इतनी बड़ी इकोनॉमी के अंदर चेंजेस आना, इतना हाईली डेट होना, उसके अगेंस्ट में अगर मैं चाइनीज इकोनॉमी की बात करूं तो काफी सदी हुई इकोनॉमी है, काफी स्टेबल इकोनॉमी है और ग्रोथ इकोनॉमी है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की सिचुएशंस में नेक्स्ट जो 3 महीने हैं वो काफी क्रूशियल रहेंगे, डेटा ड्रिवन रहेंगे। बहुत बड़े एक्सपेक्टेड मार्केट के अंदर मूवमेंट जो है वो उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये जो रैली 31 तक थी ये हो चुकी है, अब यहां पे कंसोलिडेशन फेज आएगा या फिर करेक्शन फेज आएगा। अनएक्सपेक्टेड रैली यहां से देखने को नहीं मिलेगी। सिल्वर में कैसे मूवमेंट हम देखेंगे अभी? शॉर्ट टर्म की बात कर ले तो किस तरह के मूवमेंट देख सकते हैं हम? मुझे गोल्ड काफी पॉजिटिव लग रहा है। एक थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, $42, $4200 के आसपास अगर मिलता है तो काफी अच्छी खरीदारी यहाँ पे बनती हुई नजर आएगी। $3880 काफी एक मेजर सपोर्ट बन चुका है। जब तक $3880 के नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक बिकवाली करके काम नहीं करेंगे। वहीं अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं तो इंडियन मार्केट में 1,34,000 का सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक करता है तो एक करेक्शन वापस देखने को मिलेगा, तो 1,30,000 1,28,000 तक देखने को मिल सकता है। लेकिन 1,30,000 से 1,28,000 के अगर बीच में मिलता है तो बहुत अच्छी खरीदारी के लेवल्स रहेंगे। मुझे उम्मीद बहुत कम है कि गोल्ड 1,15,000 रुपए के नीचे ट्रेड करना चाहिए, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इसके अंदर वापस से स्ट्रेंथ बनी रहेगी। हो सकता है फर्स्ट क्वार्टर में बहुत ज्यादा बड़ी रेंज ना मिले, तो नीचे में 1,28,000, ऊपर में 1,45,000 की रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आए। लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है, बिकवाली करके काम नहीं करना है। वहीं अगर सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर ने $30 से लेके लगातार इस साल जो रैली दी है वो $84 तक दी है। तो करेक्शंस बनता है, आना भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि करेक्शंस अगर इस साल आता है तो $60 के अगर आसपास मिलती है सिल्वर तो बहुत अच्छे बाइंग लेवल होंगे, खरीदारी करके चलना चाहिए। टेक्निकल बेसिस पे मैं बात कर रहा हूं, फंडामेंटल्स उस हिसाब से डिसाइड होंगे बाद में, फंडामेंटल्स के ऊपर भी नजर बना के रखेंगे। लेकिन अगर मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 45 साल बाद चांदी ने $50 का लेवल क्रॉस करा है। तो वो एक मेजर सपोर्ट बन चुका है, $50, उसके नीचे जाना काफी मुश्किल रहेगा। तो $60 से $55 के बीच में अगर मिलती है तो इस साल के लिए काफी अच्छे खरीदारी के लेवल हो सकते हैं। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि $120 $125 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की बात करूं तो M6 सिल्वर में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। 2,20,000 का एक सपोर्ट है, 2,55,000 का रेजिस्टेंस है। अगर 2,20,000 के नीचे जाता है तो अब एक हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी, और 1,80,000 से 1,70,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये डबल टॉप पैटर्न बनाएगा एज पर टेक्निकल चार्ट। अगर डबल टॉप पैटर्न कंफर्म होता है तो डबल टॉप पैटर्न 2,20,000 के नीचे कंफर्म होगा, उसके नीचे एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। 2,55,000 का स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। लेकिन अगर 2,20,000 ब्रेक नहीं करता है, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर 2,20,000 ब्रेक नहीं करता है तो 2,55,000 के ऊपर एक फ्रेश खरीदारी आएगी शॉर्ट टर्म में, और 2,85,000 से 3,10,000 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 2026 के लिए गोल्ड सिल्वर आपकी टॉप पिक्स में है? बिल्कुल, 2025 में अगर मैं बात करूं, 2000 सॉरी 2026 अगर बात करूं तो टॉप पिक में मेरे लिए गोल्ड रहेगा, क्योंकि गोल्ड का मैंने आपको पहले भी बताया था 5,325 तक के टारगेट हैं। जियो पॉलिटिकल टेंशन खत्म होते हुए ना आपको नजर नहीं आएगी। कोई भी सैचुरेशन यहां पे अगर मिलता है तो डेफिनेटली जैसे रशिया की तरफ से सैचुरेशन आपको देखने को मिला है 3 साल से, अगर देखे जाए तो कोल्ड वॉर की सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन वहां पे सॉल्यूशन निकालने के लिए यूक्रेन को अपनी जमीन देनी पड़ेगी, और जब जमीन के लिए तो घर घर में लड़ाई हो जाती है, तो ये इंटरनेशनल मुद्दे इतने आसानी से सुलझने वाले नहीं है। सबसे मेजर जो ध्यान रखना है इस समय,
किसी को भी सिल्वर में ट्रेडिंग करनी है चाहे गोल्ड में करनी है, तो चाइना की इकोनॉमी पे ध्यान रखिए। अमेरिका के ऊपर तो रखना ही रखना है, लेकिन अब ज्यादा फोकस चाइना पे होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा गोल्ड के अंदर जो निवेश कर रहा है वो चाइना कर रहा है। सिल्वर के अंदर जो पूरी फोकस है या फिर पूरी डिप्लोमेसी है वो चाइना की तरफ से ही निकल के आएगी। 60 से 70% जो कंजम्पशन है या फिर प्रोडक्शन है वो चाइना के पास में है। सबसे बड़ा मार्केट चाइना का है, तो इस साल 2026 का है, हर न्यूज हर पैनी नजर चाइनीज इकोनॉमी पे होनी चाहिए। अंकित जी, हम देखें तो 2025 के दिसंबर महीने की भी बात कर ले, उससे पहले की भी यही बात थी कि ज्यादातर एनालिस्ट ये कह रहे थे कि गोल्ड से बेहतर रिटर्न सिल्वर देगा। नो डाउट कि हमने देखा कि 2025 के अंत आते आते जो भाव टूटे वो बात अलग है, लेकिन फिर भी सिल्वर ने 2.5 लाख को क्रॉस किया था। तो 2026 के लिए सिल्वर का वेटेज कैसा मानते हैं आप, या गोल्ड ही नंबर वन रहेगा? 2026 के लिए मुझे लगता है कि अब यहाँ पे दोनों बराबर रेशियो में चलेंगे, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात करें तो 90, और जहां पे हमने 100 के ऊपर भी इसको ट्रेड करते हुए देखा था, आज की तारीख में ये 58-60 के आसपास ट्रेड कर रहा है, नीचे लो में 54 देखा है। तो ज्यादा से यहां तक गिरावट अगर और आती है तो 50-45 तक यहाँ पे गिरावट आ सकती है, लेकिन ये कंसोलिडेशन फेज में रहेगा। अब वापस से हम 90 देखें या 100 देखें, ऐसी उम्मीद हमें नहीं लग रही है। तो 2026 दोनों साइमल्टेनियसली चलते हुए दिखेंगे, और जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है वो कंसोलिडेशन फेज में दिखेगा। कंसोलिडेशन फेज की अगर मैं बात करूं तो 55 नीचे में और 70 ऊपर में, तो ये $15 की रेंज रहेगी, 15 पॉइंट की रेंज रहेगी, इस रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो इस समय किसी को भी रेशियो में ट्रेड करने के बजाय या फिर केवल एक ही कमोडिटी को ट्रेड करने के बजाय मुझे लगता है गोल्ड सिल्वर दोनों कमोडिटी के ऊपर फोकस रखना ज्यादा बेहतर रहेगा। आप मतलब ये मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का अगर पोर्टफोलियो है तो गोल्ड सिल्वर को वो समान जगह दे? समान जगह दे सकता है, 50-50 दे सकता है, नहीं तो 60% गोल्ड को वेटेज देना चाहिए, 40% सिल्वर को देना चाहिए। और एक चीज मैं बहुत बोलना चाहूंगा कि अभी तक सिर्फ 10% लोग बोलते हैं कि आपका अगर 100 रुपए का पोर्टफोलियो है तो केवल 10 रुपए का निवेश कमोडिटी में होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अब इसको थोड़ा सा बढ़ाने का समय आ गया है। कमोडिटीज अब वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल कमोडिटीज बनती जा रही हैं। सिल्वर एक क्रिटिकल मिनरल्स तो बन ही रहा है, उसको असेट के रूप में भी अब देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि 15 to 20% अब इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए, स्पेशली अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर आपको इसमें बढ़ाना है, तो जो 15 से 20% यहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो कमोडिटीज के लिए रख सकते हैं, और गोल्ड के अंदर 60%, सिल्वर के अंदर 40% इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। अंकित जी, आपने जैसे कहा कि आपकी टॉप पिक्स 2026 में गोल्ड सिल्वर शामिल है, लेकिन यदि कोई अन्य नॉन एग्री कमोडिटी 2026 के लिए आपने चुनी है तो वो कौन सी है? नॉन एग्री कमोडिटी की अगर मैं बात करूं तो नॉन एग्री कमोडिटी में यहाँ पे मेरे को सबसे ज्यादा जो पसंद है वो है कॉपर। कॉपर आपको याद होगा 925 से मैंने रिपोर्ट रिलीज करी थी, 925 के ऊपर 1118 का टारगेट दिया था। ये टारगेट अभी भी कंटिन्यू रहेगा, कोई भी गिरावट मिलती खरीदारी करके चलिए, क्योंकि चाइना अगर रिवाइव करेगा तो सिर्फ आपको सिल्वर के अंदर मोमेंटम नहीं दिखेगा, आपको बेस मेटल में भी मोमेंटम दिखेगा, आपको आने वाले टाइम में क्रूड ऑयल के अंदर भी मोमेंटम दिखेगा। और अभी तो जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, सिल्वर तो ठीक है, गोल्ड तो ठीक है, कॉपर ठीक है, लेकिन क्रूड ऑयल के अंदर सबसे ज्यादा अगर बाइंग करी है तो वो चाइना ने करी है। स्ट्रेटेजिक बाइंग है, इस लेवल पे, लोअर लेवल पे वो बहुत अच्छे से मार्केट में एक्यूमुलेशन कर रहा है, अपना रिजर्व जो भंडार है उसको भरने की कोशिश कर रहा है, और वो भरता हुआ नजर भी आ रहा है। तो आने वाले टाइम में बेस मेटल्स के अंदर आप ध्यान रख के चलिए, स्पेशली कॉपर, और एक एल्यूमिनियम भी है जहां पे हम निवेश करके चल सकते हैं। तो स्पेशली अगर बात करें तो बेस मेटल के अंदर आपको काफी अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। कॉपर अगर आने वाले टाइम में 2000 का लेवल भी क्रॉस कर दे तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर अंकित जी? जी, मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, जो भी मैंने बात करी है सारी सारी अनबाइज्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में, अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करिए, और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। आपका धन्यवाद, शुक्रिया अंकित जी। थैंक यू सो मच सर।